हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी हमने 2 वीडियो कर लिया है और इस हम वीडियो में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति की क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या उनका लेजिस्लेटिव पावर है। इन दोनों पावर के बारे में बात करेंगे। इसमें सवाल आता है, ठीक है, तो इस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो हम बने रहिए मेरे साथ। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो आर्टिकल 53 में लिख ही दिया गया। आर्टिकल 53 में यही कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जितना भी है वो भारत के राष्ट्रपति के अंदर में निहित है। लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की जितना भी कार्यपालिका का शक्ति है वो सारा शक्ति राष्ट्रपति के अंदर में निहित है और ये इस शक्ति का प्रयोग डायरेक्टली खुद कर सकते हैं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 53 में कह दिया। तो एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 77 देखते हैं। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि जितने भी काम होगा, भारत सरकार का शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे, आप ये समझ लीजिए कि शासन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो सब किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है, चाहे वो फॉरेन से रिलेशन करना हो, कोई ट्रीटी हो, ये सारे काम शासन संबंधी जितने भी काम हो जाए वो सब पे राष्ट्रपति के नाम पे होगा, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 में ये बोला है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्री परिषद होगा, जो राष्ट्रपति को क्या करेगा? एडवाइज करेगा। समझ बात को? राष्ट्रपति को एडवाइज करने वाला है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति के सलाह पर ही काम करेंगे। तो समझ सकते हैं बात को, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा सलाह लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो इसलिए बोला था कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो नॉमिनल हेड है, केवल नाम मात्र का एजुकेटिव हेड है। रियल हेड तो आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। 24 का 1 पीएम के बारे में बात क्या है? किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम के द्वारा हेडेड किया जाएगा। ओके, ये आपको पता है। तो और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होंगे? पीएम। तो राष्ट्रपति, सारा ये राष्ट्रपति के सहायता के लिए। ये एग्जीक्यूटिव पावर अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति किन किन लोगों का अपॉइंट करता है, किन किन लोगों को अपॉइंट करता है, नियुक्ति करता है। इस पे प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई के लिए जिसे भारत सरकार लेती है उसे नाम पर लिया जाना, उसके नाम पर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितने भी शासन संबंधी कार्य हो या जितने भी कार्यकारी काम हो वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बोला है वह केंद्र सरकार के व्यापार के लेन देन को सरल बनाने के लिए नियम बना सकता है या नहीं भी कर सकता है, ऐसा इनके पास पावर है। चौथा, ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है? भारत का एक महान न्यायवादी होगा। महान न्यायवादी में तो भारत सरकार का एक वकील होगा, भारत सरकार का एक वकील होगा। तो महान न्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। और उसका अटॉर्नी जनरल का क्या पेमेंट होना है, वो कब तक रहेगा, ये सारा होता है प्रेसिडेंट के हाथ में। मतलब ये काम करते हैं प्रसाद पर्यत। ओके, और
ये बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 148 के अंदर में, कि भारत का एक महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसका काम होगा भारत सरकार के अकाउंट्स को देखना। ठीक है, भारत सरकार का कहाँ पैसा किस तरह से होता है उस चीज पे सब कुछ करना, रिपोर्ट बनाना, बजट बनाना, सारा सीएजी का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल नंबर 324 का 1। ठीक है, तो ये जितने भी लोगों का नियुक्ति करता है, 324 का 2 होगा, सॉरी, जितने भी लोगों का नियुक्ति करता है, ये आपको तो पहला याद रखना है कि किस किस का नियुक्ति करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के चेयरमैन और अलग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 316, ये नियुक्ति की बात आर्टिकल नंबर 316 में कहा गया है और यूपीएससी की बात आर्टिकल नंबर 315 में कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जितने भी राज्य हैं सबके राज्यपालों की नियुक्ति करेगा आर्टिकल 155 के थ्रू राष्ट्रपति। वित्त आयोग के चेयरमैन आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत में जितने भी वित्त आयोग के चेयरमैन होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे कि अभी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, आर्टिकल नंबर 239। जैसे ही हम आर्टिकल नंबर 152 के बाद जाएंगे, वो सारे आर्टिकल स्टेट से करने के मतलब स्टेट को देखेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक। तो 239 लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई है। साथ ही साथ पीएम का तो करेगा ही, पीएम मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ नियुक्ति में, पीएम का नियुक्ति करेगा, ये भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल नंबर 75 का 1 में। भारत के राष्ट्रपति की भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल नंबर 75 के 1 में। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो अपॉइंटेड होता है। आपने कभी सुना है कि आपने प्रधानमंत्री का वोट दिया? नहीं, वो अपॉइंट होते हैं। जो भी बहुमत दल वाले नेता होते हैं उनको ही उनको बोला जाता है कि नहीं, इनको हमको पीएम बनाना है, तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको क्या कराते हैं? अपॉइंट करवाते हैं। क्या कराते हैं? अपॉइंट करवाते हैं। आर्टिकल नंबर 75 का 1 ये बोलता है। ठीक है, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, इन सारों का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि राष्ट्रपति का मन होगा, जब तक कि ये प्रसाद पर्यतः काम करेंगे, अगर अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बट मैंने क्या बोला कि कोई भी काम राष्ट्रपति करेगा, सहायता से करेगा। जब मंत्रिमंडल को ऐसा लगे, मंत्रिमंडल को लगे कि सही से प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा, मंत्रिमंडल सब लोग सिफारिश करेंगे प्रेसिडेंट को, फिर वो देखेगा, इस तरह से वो प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। तो सारा काम पूछ के ही करना है प्रधान राष्ट्रपति को, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ओके। और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अंतर्राज्य परिषद हो गया, ये सब अंतर्राज्य परिषद हो गया। अंतर्राज्य परिषद हो गया। इन सारे का आर्टिकल नंबर 256 263 देखिएगा कि जो अंतर्राज्य परिषद बनेगा, इंटर स्टेट काउंसिल जो बनेगा, इसके जो हेड होंगे, इसके जो प्रशासक होंगे, ये सारे का कौन मतलब कहने का कौन अपॉइंट करेगा? तो राष्ट्रपति। देख सकते हो राष्ट्रपति के पास इतना सारा अपॉइंट करने का काम है, और कुछ नहीं, सब ये अपॉइंट करते हैं बस। ठीक है, समझ बातों को। अगर हम बात करेंगे, he declare any area as scheduled area and has power with respect to administration of the scheduled area and tribal area। ये कोई भी एरिया को
शेड्यूल्ड एरिया बोल सकता है, मतलब ये डिक्लेयर कर सकता है, और उन सारे शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी ये अपने पास रख सकता है, ये इनके पास है। अगर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की अगर बात कर ले कोई जो, तो ये हम अगर देखेंगे कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल नंबर 300 कितना में बताइए इसे, देखिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट 338 नंबर आर्टिकल के अंदर में है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल 338 के ए में है। ठीक है, ये सारे मैं सबका चर्चा करूंगा। ये सारे का आर्टिकल 263 हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का आर्टिकल हो, हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस तरह से किसको बना सकता है, सब कुछ देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पावर। अभी हम देख रहे हैं किसका नियुक्ति करना किसका काम है। ठीक है, वो सब देखेंगे, कैसे नियुक्ति होता है वो सब देखेंगे हम उस आर्टिकल में। ठीक है, तो इतना लोगों को अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति का ये सारे काम है। ये आप लोग देख सकते हो, ये सारे एग्जीक्यूटिव वर्क है। लेजिस्लेटिव पावर अगर देखते हैं कि बाहर राष्ट्रपति का क्या कौन कौन सी विधायक शक्तियां हैं, तो पहला बात राष्ट्रपति संसद का अंग है, ये आपको पता होगा, संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, पता है ना, राज्यसभा ये संसद का अंग है, राष्ट्रपति, ये आपको पता है। ठीक है, सेकंड कहता है कि वो पार्लियामेंट के समन बुलाता है और लोकसभा को डिसॉल्व करता है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा जब भी हर चुनाव के बाद भंग होती है, ठीक है, तो वो काम किसका है, राष्ट्रपति को। अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आर्टिकल नंबर 108 के अंदर ये बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। और उस संयुक्त अधिवेशन का बैठक कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। अभी देखिए, बातों को समझिए, ये हम आर्टिकल 108 सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बनाता है, राष्ट्रपति। कोई भी नया नया, जैसे कि समझिए कि फर्स्ट सेशन हो, जब भी चुनाव हुआ, सब लोग बन के आए, शपथ ले लिए, तो जो पहला सेशन होगा, पहला सेशन होगा लोकसभा का या राज्यसभा का, उनको एड्रेस करेगा कौन, उनको एड्रेस कौन करो, आहुति कौन देगा, पहले सत्र की शुरुआत कौन करेगा, संबोधित कौन करेगा, राष्ट्रपति। चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो डिप्यूटी स्पीकर हो, चेयरमैन हो या डिप्यूटी चेयरमैन हो, इन सारे का, समझ रहे बात को, इन सारे का जब भी सीट खाली हो जाए, तो इसके लिए राष्ट्रपति ही इस चीज के लिए देखेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। इन सारे का काम, इस चीज को नियुक्त करना, ये सबका काम राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही स्पीकर का नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही डिप्टी स्पीकर का नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही चेयरमैन की नियुक्ति करता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को नामित करता है। हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 80 पढ़ेंगे, 80, उसमें हम राज्यसभा की बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि 12 मेंबर को नॉमिनेट किया था अलग अलग फील्ड से, चाहे स्पोर्ट हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, एज ए राज्यसभा एमपी। राष्ट्रपति का काम है। ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन ये खत्म कर दिया गया संविधान संशोधन 104 के द्वारा। संविधान संशोधन 104 के द्वारा ये 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर में नामित होता था, इसको अब खत्म कर दिया गया। हम बताएंगे क्यों खत्म कर दिया, कैसे खत्म कर दिया गया, ये सब पढ़ेंगे हम राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे तब, अभी नहीं। लेकिन ये पावर किसके पास था, राष्ट्रपति के पास। समझ रहे बात को। तो ये सारे लेजिस्लेटिव पावर थे। ठीक है, ये सारे बिल्स, कुछ कुछ बिल्स हैं उसकी शुरुआत में सिफारिश और अनुमति यही था। कुछ ऐसे बिल हो गए जो बिना राष्ट्रपति के मर्जी के आप पेश ही नहीं कर सकते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे बिल हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये राष्ट्रपति का ही पावर है। समझ रहे बात को। जैसे कि अगर हम बात कर ले, कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य है प्रेजेंट में, उनका सीमा या उनका नाम में परिवर्तन करना है, तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में उस चीज को, बिल को पेश नहीं कर सकते हैं। ये इनके पास पावर है। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110,
मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सब कुछ महत्वपूर्ण है, सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल, मनी बिल धन विधेयक, हिंदी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। मतलब जो हमें पेश करना है बिना इनके अनुमति के आप पेश नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसलिए धन विधेयक को लौटाने का राष्ट्रपति के पास ये नहीं है। अगर धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हाँ करना ही पड़ता है, क्योंकि आपने ही तो परमिशन दिया था और आप फिर लौटाइएगा, ये गलत बात है। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को, धन विधेयक को आपको पास करना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 110, ये राष्ट्रपति की पावर। सुना मेरे बात को। चाहे वो कोई भी कॉन्टीजेंसी फंड से, सॉरी कॉन्सोलिडेटेड फंड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी नहीं, कॉन्सोलिडेटेड फंड से जितना भी पैसा निकालना हो, कुछ भी करना हो, राष्ट्रपति का अनुमति ही लेना पड़ेगा। समझ रहे बात को, राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर है। कैग का रिपोर्ट, जो भी कैग रिपोर्ट बना के देगा, यूपीएससी रिपोर्ट बना के देगा, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बना के देगा, ये सारे रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कर देगा। आर्टिकल नंबर 123, जब भी आर्टिकल नंबर 123 का इस्तेमाल किया, जब लोकसभा और राज्यसभा, देखिए बिल कब बनता है, लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए और राष्ट्रपति का लास्ट में एसेंट लेके तब कोई भी बिल लॉ बनता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कार्यरत नहीं हो तो कोई काम होगा, कोई भी बिल बन पाएगा, कोई भी लॉ बन पाएगा नहीं। जरूरत पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए कोई चीज़ ऐसा कि उस नियम को बनाना, उस एक्ट को बनाना है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करता है। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश एक तरह का कानून ही है। ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिया कि ये बिल पास होना, जैसे कि आपने फॉर्म बिल को देखा, किसान बिल जो फॉर्म बिल था वो भी अध्यादेश के थ्रू ही जारी हुआ था। अब क्या होता है अध्यादेश का, क्या चीजें हैं कि 6 मंथ, एक 6 वीक, 6 सप्ताह और 6 मंथ का बहुत ही कंफ्यूजन रहता होगा, मैं समझा दूं क्या होता है। जब लोकसभा राज्यसभा में एक अब्सेंट, मान लेते राज्यसभा अब्सेंट है, ठीक है, तो जैसे ही राज्यसभा आ जाएगा, अभी देखिए, सॉरी यहाँ पे ये मैं रखता हूँ, राज्यसभा भी एब्सेंट है, जैसे ही राज्यसभा आ जाए, काम मतलब कहने का मतलब राज्यसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए, लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर दोनों का सत्र स्टार्ट हो गया तो जैसे ही स्टार्ट हो उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर अगर आपने इस अध्यादेश को पास करवा लिया, इस अध्यादेश को अगर पास करवा लिया गया तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये विधेयक है जो कानून बन जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये 6 वीक का कॉन्सेप्ट यही है, जब भी संसद का जो दोनों सदन सही से काम करने लगे उस दिन से 6 वीक जोड़ा जाता है। 6 वीक के अंदर आप लोगों ने अगर नहीं किया इस चीज को पास तो ये ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। 6 मंथ का कंसेप्ट क्या भैया? कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है। लेकिन एक चीज है कि जैसे ही इसको 6 वीक के अंदर हम लॉ बना देंगे तो फिर तो हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन अधिकतम 6 महीने तक के लिए क्यों दिया गया? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 6 महीने का ही गैप रहता है। एक सत्र के बीच में, लोकसभा राज्यसभा के बीच में 6 महीने का ही गैप रहता है। हम बताएंगे आर्टिकल नंबर 123 में बताएंगे भी, और हम लोकसभा राज्यसभा में ही बताएंगे, चीज़ों को ढंग से बताएंगे। इसके लिए परेशान होना नहीं है, ठीक है, समझ रहे बातों को। ये था। अब हम एक वीटो पावर, ठीक है, हम वीटो पावर की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का वीटो पावर है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हम उस वीटो पावर को देखेंगे बाद में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वीटो पावर। फिर हम देखेंगे जुडिशरी पावर क्या होता है, ठीक है। तो हम इतना करेंगे कि उस नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ खत्म हो पाए, राष्ट्रपति का पावर ऑफ प्रेसिडेंट पूरा खत्म हो जाए, वो चीज़ को हम बात करेंगे। क्योंकि वीटो पावर थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो ये वीटो शक्ति है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, बहुत ही डिटेल से देखेंगे। इसके लिए परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। आज हमने देखा कि राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है,
राष्ट्रपति किसका किसका कौन कौन सी रिपोर्ट को पेश करता है, ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण था। जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि राष्ट्रपति ये सबका अपॉइंटमेंट करता है। एक और चीज़ शायद आई थिंक मुझे छूट गया, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यूएनएचआरसी एचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर और अध्यक्ष का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया था। आप समझ लीजिए जितने भी सेंट्रल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या जितने भी आयोग हैं, कमीशन हैं, उन सबको अधिकतर को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। ये आप लोग आंख बंद करके टिक आउट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। ये था हमारा आज का सेशन। अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे वीटो पावर और जुडिशियरी पावर क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या है, मिलिट्री पावर क्या है, इन सारे पावर को, वित्तीय फाइनेंशियल पावर क्या है, इन सारे पावर को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कम से कम 40 मिनट का वीडियो होगा। फिर राष्ट्रपति हमारा एक तरह से खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेशन को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।